नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एपीडा के माध्यम से उत्तराखंड में उत्पादित आम की पहली खेप शहद और राजमा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए भेजे जा रहे वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एपीडा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए राज्य के जो उत्पाद भेजे जा रहे हैं, ये सराहनीय पहल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए गुणवत्तापूर्वक वृद्धि होगी। उत्पादन की कैसे अच्छी मार्केटिंग मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। ये बहुत अच्छा काम आज एपीडा के माध्यम से हो रहा है। एक अभिनव पहल है। इस पहल के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत शुभकामनाएं अपने सभी कृषि संघों से जुड़े हुए सभी लोगों को और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा काम इस प्रकार से हो रहा है। और हम लोगों ने, चूँकि ये अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, कृषि का एक कैलेंडर भी हम लोगों ने अभी बनाया है कि जिससे हमको ये पता लगे, हमारे अधिकारियों के भी ध्यान में रहे लगातार कि कब कौन सी फसल, कब कौन सी पैदावार, कब कौन सा बीज देना है, कब उसमें कौन सी व्यवस्था करनी है। उसके लिए एक नई व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्रारंभ की है। वैसे पहले से भी थी वो व्यवस्था, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और अच्छे तरीके से, इसी के साथ साथ चाहे एप्पल मिशन हो, चाहे कीवी मिशन हो, उस सब में भी हम लोगों ने धनराशि बढ़ाने का प्रावधान किया है। इस बार के आम बजट में किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल थे, उनके बीच में से उन सब लोगों से हमने यहाँ पर बजट पूर्व संवाद भी किया कि कृषि के क्षेत्र में अब और हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, उनके कौन से सुझाव हमारे कृषकों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और अभी पिछले दिनों हमने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में हमने ये तय किया कि अब जो सिंचाई की जो योजनाएं बनेंगी, सिंचाई के क्षेत्र में, लघु सिंचाई के क्षेत्र में, उन सभी योजनाओं को कृषि विभाग के साथ मिलकर तय करना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 करोड़ की धनराशि प्रदेश के 52,000 दुग्ध उत्पादों के डीबीटी के माध्यम से वितरित किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने में लगी है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके बाद सीएम धामी ने रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सबसे पहले तो किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादक हों, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की इनकी योजना बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है, उस उत्पाद को ठीक से बाज़ार मिले, ठीक से उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना का जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हमारे सभी किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, 9 लाख से भी अधिक किसानों को, आने वाले समय में यह हम प्रदेश के अंदर भी किसानों के प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू करने वाले हैं। और जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत जगह पर विषम हैं, उन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में वहीं प्रदेश के सांस्कृतिक, धर्मस्व, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतिम दिन हनोल के महासू देवता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ
महाशु देवता मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में हुए निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता को लेकर उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई। बहुत सद्भावना के माहौल में बैठक ली गई और सभी ने अपने अपने जो है इनपुट दिए हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रचनात्मक एक संकल्प के साथ जो है वार्ता हुई है और यहाँ सब ने विचार दिए हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, जिन्होंने मन की बात में हमारे महाशु महाराज का जो जागरण होने वाला है उसका उल्लेख किया और इस क्षेत्र को बड़ी प्रमुखता दी। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी घोषणा करता हूं कि ये मेला जो है राजकीय मेला घोषित हमने किया है और इसके साथ जो उसका अनुदान है वो भी यहाँ इनको मिलेगा और आने वाले समय जागरण के लिए जो है भंडारे का प्रबंध, लाइट व्यवस्था का प्रबंध और इसमें जो है सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि सभी मिलकर। वहीं हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम ने आज तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार और कानूनगो बनवारी लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल उनसे जमीन की दाखिल खारिज करवाने के एवज में 15,000 रिश्वत की मांग की थी और विजिलेंस को लिखित शिकायत भी की थी। इसी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दिनांक 3/8/2022 और 4/8/2022 को शिकायतकर्ता ने अपने प्लॉट की दाखिल खारिज कराने के नाम पे तहसील हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। ये लिखित शिकायत और मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पुष्टि होने पर आज उन्हें रंगे हाथों 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, विजिलेंस टीम द्वारा, और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के रजिस्ट्रार कानूनगो हैं। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने रक्षाबंधन के पर्व को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रमुख त्यौहार है और प्रमुख त्यौहार में भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह का, अपने बंधन का ये त्यौहार होता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए जाएंगी। उनके लिए हमने उत्तराखंड परिवहन निगम की जितनी भी बसें हैं उन सभी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है, जिससे कि वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टिकट के अपने अपने। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध किया। वहीं जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे एवं नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला के संयुक्त नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की स्थिति चिंताजनक कर दी है। आज डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध, दही, यहाँ तक कि दूध दही को भी नहीं छोड़ा है और तमाम खाद्य पदार्थों में महंगाई चरम पर है। आज तमाम लोग बेरोजगार हैं और मोदी सरकार कहीं भी इसको कम करने का कोई प्रयास नहीं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास, उनके पीछे जो भी विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, अब मोदी सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसको दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आज पूरे देश के कांग्रेस जन, पूरे देश के गरीब की आवाज़, पूरे बेरोजगारों की आवाज़, किसानों की आवाज़, तमाम व्यापारियों की आवाज़ को लेकर के इस प्रधानमंत्री को जगाने का काम पुतला दहन करके, विरोध प्रदर्शन करके यहाँ पर अल्मोड़ा में। जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर भड़के होटल व्यवसायियों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसडीएम कार्यालय के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही होटल व्यवसायियों ने जल्द से जल्द जीएसटी में संशोधन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दें कि होटल में 1,000 रुपये से कम किराए का
कमरा लेने पर 12% और महंगे किराए पर 18% जीएसटी देने का नियम सरकार ने लागू किया है, जबकि कई छोटे उद्योगों पर भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। 1000 से नीचे होटलों पे जीएसटी लगाया गया है, वो बहुत ही परेशानी भरा काम है, क्योंकि हम अगर किसी को 500 रुपये में कमरा देते हैं तो हमें उसमें 60 रुपये वसूल करके सरकार को देने, तो हमें क्या बचेगा, हम सरकार को क्या देंगे। छोटे छोटे जो ठहरने वाले आते हैं मरीजों के साथ, उनको बड़ी तकलीफ होगी इस टैक्स को देने में, और हम जेब से भर नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ ये जी, हमने जो वित्त जो हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनको भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने साफ साफ लिखा है, ये एक उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो 20 लाख तक व्यापार जो व्यापारी करता है वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है। हरियाणा में नहीं आता है, यूपी में 40 लाख वाला आता है, हरियाणा में 40 लाख, चंडीगढ़ में 40 लाख वाला आता है, और दिल्ली में 40 लाख वाला आता है। तो ऑलरेडी जब हम जीएसटी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं सरकार को, तो हम पे ये टूरिज्म प्लेस पे इस तरह का टैक्स लगाना ये नाजायज़ है, और ये जनता पे भारी बोझ पड़ेगा इसका, ये नहीं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरख लालकुआ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गिरफ्तारी हुई है। आयोग द्वारा प्रदेश में अब तक 75 लाख रुपए की मुआवजा धनराशि गरीबों को सरकार से दिलाई गई है। वहीं पीसी गोरखा ने दलित उत्पीड़न किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य है कि वो समाज के उन दीनहीन गरीब लोगों को जो उस कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है, उसको अगर कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ उठाता है, उसका समाधान कराने का महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो आयोग की होती है। इसी के साथ साथ जिस तरह से न्याय मिलने में बहुत दिक्कत होती है, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रताड़ित किया जाता है, थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है, तहसीलों में नहीं होती है, ज़मीन के मामले लंबित पड़े हुए होते हैं, अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके खिलाफ कि उनको न्याय नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थिति में आयोग तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास करता है। सरकार को संविधान का जो नियम है, जो अधिसूचनाएं हैं, उसके अनुसार कार्य करना होता है बस। परंतु बात यह है कि उस तक हम पहुंच पाएँ, आम गरीब आदमी वो न्यायालय तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने निर्धारित कर दी थी। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इस संविधान का निर्माण इसलिए कराया गया ताकि जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उन्हें ठीक से न्याय मिल सके। अभी तक उत्पीड़न के 26 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, अरेस्टिंग हुई है, और पूरे उत्तराखंड में लगभग 75 लाख रुपए की धनराशि जो मुआवजा सरकार देती है वो उन गरीबों को उपलब्ध कराया गया है। आगे को निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में इसका बेहद प्रचार प्रसार हो, संविधान के जो धाराएं निर्धारित की गई हैं उसका आम जनता को लोगों को मालूम हो, और वो अपने अधिकारों के लिए सजग रहें, सचेत रहें, और आयोग में अपनी एप्लीकेशन डालें। उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का निर्धारण करने के लिए हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण आयोग का गठन किया है। आज ओबीसी सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक पहुंचकर जनसुनवाई की। वहीं आयोग के अध्यक्ष जिले के सभी ब्लॉकों में बैठक करेंगे। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता राव अफाक ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और पूर्व में हुए आरक्षण को रद्द करने की मांग की। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे ये डेडिकेटेड कमीशन बना है, कमीशन का काम जो है, जो राज्य स्तर पे और हर ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं या लोकल स्तर पर, उनका जो पिछड़े वर्ग का जनसंख्या के आधार पर क्या परसेंटेज होनी चाहिए चुनाव में प्रतिभाग के लिए, ये तय करना है कमीशन। इसी के बारे में जन सुनवाई होगी। तो हमारा मानना ये है कि संविधान के अनुरूप या शासनादेश के अनुरूप इनको जो है आरक्षण देना चाहिए, और परिसीमन जो कर दिया था वो भी गलत है, और जो आरक्षण किया गया वो भी गलत। आज हमने जिला पंचायत राज अधिकारी के बारे में जो हमने सुना था और जो देखा था वो हमने आज माननीय अध्यक्ष जी को बताया और उनकी शिकायत की कि डीपीआरओ के रहते हुए ये जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता।
चुनाव के लिए डीपीआरओ को यहाँ से हरिद्वार से हटाना पड़ेगा, तब ये निष्पक्ष चुनाव होगा और सभी जाति और धर्म के लोगों को सही तरीके से आरक्षण संविधान के अनुरूप मिले, उसी में सबकी भलाई है, ऐसा हमारा। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ठेकेदार महासंघ ने आज सरकार द्वारा बढ़ाए गए रॉयल्टी के विरोध में अल्मोड़ा लोक निर्माण विभाग में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ठेकेदारों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि आपदा में लगाई गई सभी जेसीबी मशीनों को हटा दिया जाएगा, इसके साथ ही निर्माण कार्यों को भी रोक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही रॉयल्टी को वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अभी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज अधीक्षण अभियंता अल्मोड़ा के कार्यालय में हम लोगों ने जो निविदाएं आमंत्रित विभाग द्वारा की गई थी उनको आज रोकने का काम किया है, अपना विरोध यहाँ पर प्रकट करने का काम किया और सभी ठेकेदार लोगों ने जो है जितने भी निविदाएं उसमें लगाई गई थी उसमें कोई भी प्रपत्र यहाँ ठेकेदारों के द्वारा जमा नहीं किए गए। और जो हमारी जो मूल जो समस्या है वो पूरे उत्तराखंड में जो धक्यानुसी जो सरकार ने एक हमारे ऊपर शासनादेश थोपा गया है, जो 5% 5 गुना अधिक जो रॉयल्टी हम लोगों को दे करने का जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे सरकार अगर हमारी बातों को अगर नहीं मानती तो हम इसको ये जो आंदोलन है हमारा इसको और उग्र रूप में हम ले जाने का काम करेंगे। अभी वर्तमान में जो रॉयल्टी 5 गुना हुई है उसके विरोध में ठेकेदारों ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि 8 तारीख से वो अपनी मशीनें भी हटा देंगे साइट से और जितने भी साइट पर काम चल रहे हैं और आपदा के काम चल रहे हैं रोड खोलने के वो बंद कर देंगे। आज उनके द्वारा निविदाओं का भी बहिष्कार किया गया है, तो कोई भी निविदा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। क्या इस मामले को शासन को भेजा गया? हाँ, उन्होंने ज्ञापन दिया है, हमें उसको ऊपर भेजा। चकराता के सहिया में हुए विक्रम हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कालसी थाने में जा धमके। दरअसल चकराता के सहिया बाजार पटवारी चौकी से करीब 50 मीटर की दूरी पर बीए के 19 वर्षीय छात्र विक्रम सिंह भारती की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 9 जून को विक्रम का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 5 घंटे तक जाम भी लगाया था। प्रकरण में विक्रम के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने शक के आधार पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी किया था, लेकिन इस मामले में पुलिस तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल कर पाई, जिससे क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश है। जो ये हत्याकांड हुआ इसके इन्वेस्टिगेशन में हम किसी तरीके का कोई व्यवधान डालने की इरादा हमारा नहीं था। हम तो ये पूछने आए थे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया। हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, वो हो जाता है। हो सकता है जो इंचार्ज है अभी नए हैं तो उन्होंने आश्वस्त किया है विद इन 10 डेज जो है हम इस हत्याकांड को सुलझा देंगे। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि एसओ साहब के बोलने में थोड़ा अलग नहीं होगी, लेकिन उनके द्वारा विधायक साहब को जो तथ्य हैं मामले के उनसे अवगत कराया गया और हमने बस यही बात कही है कि जो मामला है मामले में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कुछ ही समय बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो जो रिजल्ट होगा उसके साथ काफ़ी देर होगी इस मामले में, आपको काफ़ी देर होगी? नहीं, एक्चुअली इसमें देर होने का कारण ये रहा कि पहले जो मामला था ये राजस्व पुलिस। रामनगर के नंदा लाइन इलाके में रहने वाले सुहेल सिद्दीकी का शव शुक्रवार की सुबह यूपी के मुरादाबाद के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद जहां मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ, वहीं प्रशासन भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारियों ने शांति व्यवस्था को लेकर कोतवाली में डेरा जमा दिया है। बता दें कि सुहेल सिद्दीकी का 2 जुलाई की रात को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। मामले में लापता युवक भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। मामले में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम जगदीश चंद ने बताया कि इस मामले में भरत आर्य नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक
अन्य साथी अभी फरार है। दिन पूर्व व्यापारी का अपहरण हुआ तो अपहरण के बाद उसकी हत्या कर सब मुरादाबाद क्षेत्र में बरामद हुआ। क्या है पूरी घटना? सोहेल सिद्दीकी हैं, ये नंदा लाइन के निवासी थे और चोरपानी में इनकी दुकान थी। इसमें घर वालों जब ये रात को नहीं पहुंचे तो पुलिस को इत्तला की गई थी और इसमें थाना कोतवाली में रामनगर में इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है। उसके बाद लीड मिली कि इसमें कुछ और मामला है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा इसमें भरत आर्या को हिरासत में लिया गया और इस घटना का अनावरण करते हुए आज पुलिस ने मुख्य अभियुक्त भरत आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो शव है वो छजलट थाना में मुरादाबाद जिले में मिला है। जो घटना का मोटिव था वो ये पता चला कि इसमें जो भरत आर्या की बहन कुछ साल पहले उसके द्वारा सुसाइड किया गया था। उसका ये कहना था कि ये सोहेल सिद्दीकी के साथ इसके अवैध संबंध थे और जब शादी के लिए दबाव डाला गया तो उसने मना कर लिया। इसी कारण से उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तब से ये लगातार सोहेल सिद्दीकी से रंजिश रखने लगा था और उसके हत्या की योजना बना रहा था। आप सब लोगों को विदित है कि सोहेल हत्याकांड में जितने लोग फुटेज में, जिस फुटेज के बल पर ये लोग आगे बढ़े, जहाँ से उसको किडनैप किया गया, उस वीडियो फुटेज में 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे हैं उसके साथ मारपीट करके उसे गाड़ी में बिठाते हुए। हम लोग या इसके परिवार के लोग कैसे स्वीकार कर लें कि इस पूरे हत्याकांड में मात्र 2 लोग शामिल हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक अज्ञात फरार दिखा दिया। हमारा मानना हत्याकांड का खुलासा किया जाए, पूरा किया जाए। इस हत्याकांड में जितने लोग भी शामिल हैं, हमारा मानना है सब लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यही हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के नाम से सराफा कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूर्व बैंककर्मी प्रदीप चौहान MSc पास है और यूपी के बिजनौर जिले का निवासी है। प्रदीप ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 26 जुलाई की शाम को सराफा कारोबारी पर गोली भी चलाई थी। गनीमत रही कि गोली सराफा कारोबारी के लैपटॉप में धंस गई और उसकी जान बच गई। उसकी रात्रि को देर शाम को एक घटना हुई थी कि जिसमें एक प्रतिष्ठित जो यहाँ पर ज्वेलर हैं उनके ऊपर फायर किया गया था जबकि वो अपनी 2 व्हीलर पे जा रहे थे। और उसके अगले दिन फिर इनको एक फ़ोन आता है जिसमें कि इनसे एक हैवी अमाउंट की फिरौती की इसमें मांग की गई थी और एक कुख्यात का नाम इसमें लिया गया था जो कि जेल में निरुद्ध है। चूँकि इनके यहाँ पहले भी एक डकैती की घटना हो चुकी थी और काफ़ी उसके जो अभियुक्त थे वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, तो इसमें पुलिस के सामने कई एंगल थे। चूँकि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो काफ़ी शातिरी टाइप का व्यक्ति है, हाईली एजुकेटेड है और पहले बैंक वगैरह में काम कर चुका है और जेल में भी रह चुका है, तो वो सारी जो ट्रिक्स होती हैं उससे परिचित था। तो पुलिस के सामने एक निश्चित रूप से चुनौती थी। तो सारे एंगल्स पर पुलिस ने काम किया। जितने भी उस गैंग से जुड़े हुए सदस्य थे जो पहले जेल गए उनके बारे में छानबीन की गई। जेल में जाके भी कई अपराधियों से बातचीत की गई। जो ग्राउंड वर्क है वो भी किया गया, CCTV फुटेज, डम डाटा, ये सारी चीज़ें की गई और अंततः इस केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके जो 4 साथी हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में नाबालिग बच्चों ने अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर सड़क पर बाइक दौड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जूनियर प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूली बच्चों की हैं, जो जान को जोखिम में डालकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल स्कूल कोचिंग सेंटर के बाहर नाबालिग बच्चों की बाइकों का तांता लगा हुआ है, जो सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं उन्हें न तो प्रशासन का खौफ है और न ही अपनी ज़िंदगी गंवाने का। आए दिन इन बच्चों के द्वारा ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं। चाहूँगा कि हमारा ये सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत लगातार हमारे द्वारा अभियान चलाया जाता है और ताकि कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। और जहाँ तक कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 199A के तहत अभिभावक या वाहन स्वामी को 3 साल की उम्र कैद हो सकता है और 25,000 तक जुर्माना है, अर्थदंड है। और साथ ही जो बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाएगा उसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन पाएगा और उस वाहन का 1 साल के लिए पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।
और इसके खिलाफ लगातार हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहूँगा स्कूल प्रबंधन एवं अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए अनुमति ना दें, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। उत्तराखंड के खटीमा में विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सीमांत क्षेत्र खटीमा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं जलभराव की आ रही शिकायतों पर एसडीएम रविंद्र विश ने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आम जनता जलभराव के कारण हो रही दिक्कतों का भी सामना कर रही है। वहीं मीडिया से वार्ता में एसडीएम रविंद्र विश ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण खटीमा के कई इलाकों में जलभराव की समस्या आ रही है। आज वह डिग्री कॉलेज रोड और पहाड़ी कॉलोनी में जलभराव देखने आए थे, क्योंकि रोड काफ़ी नीचा हो गया है, जिससे पानी रोड के ऊपर बह रहा है। वह नगर पालिका को निर्देशित कर रहे हैं कि तत्काल पानी को निकालकर व्यवस्था की जाए। लगातार बारिश हो रही है और वो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पर हमारे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। नगर पालिका को हमने निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रांतर्गत जितने भी जगह में जलभराव की स्थिति है उसमें हम उनके निकासी का उपाय करेंगे। कई जगह उन्होंने किए भी हैं, कई जगह उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें एक प्रस्ताव पारित होगा नगर पालिका के माध्यम से और एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको बाद में किया जाएगा। फिलहाल हम नगर पालिका को हमने ईओ को निर्देशित किया है कि पंपिंग सेट से जहाँ जहाँ भी जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, जहाँ पर भी लोगों का आने जाने में मतलब खतरा है, बाइक्स वगैरह स्किड हो सकते हैं, बच्चे स्कूल के आने जाने वाले बच्चे स्किड हो सकते हैं, तो उसको जो पंप सेट के माध्यम से उसको जल निकासी करें। अल्मोड़ा में मौसम का रुख बदलने के कारण लोगों में संक्रमित बीमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं मौसम में बदलाव होने के साथ ही बीमारियां बढ़ रही हैं। बदलते मौसम के कारण बुखार, जुखाम, खांसी, गला दर्द, पीलिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और स्किन से संबंधित जैसे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिस कारण से जिला अस्पताल में मरीजों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा उल्टी दस्ते से संबंधित मरीज भी आ रहे हैं। कुछ जगहों पर चिकन पॉक्स के मरीज भी आ रहे हैं। बाकी अन्य कई तरह की एलर्जी संबंधित मरीज भी आ रहे हैं। तो इस तरह के मुख्य तौर पर मरीज आ रहे हैं। ये उम्र के हैं, मैं तो 18 साल तक के देखता हूँ, तो इस उम्र में सभी तरह के मरीज आ रहे हैं मिले जुले। देखिए, बच्चों में तो विशेष करके ठंडे का परहेज करना चाहिए, बारिश में भीगने से बचें, ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज वाली चीज़ों का सेवन करने से बचें, खान पान में पौष्टिक खान पान का इस्तेमाल करें और उल्टी दस्त से बचाव के लिए बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, पानी उबला हुआ या फिर। वहीं विकासनगर समेत पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को अब इलाज के लिए देहरादून के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल धूलकोट में सूबे का 1100 बेड वाला सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार हो गया है। वहीं उसके सिटी क्लिनिक और डायलिसिस सेंटर की शुरुआत विकासनगर में की गई है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हॉस्पिटल प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि धूलकोट में हमारा बहुत बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो आ रहा है, ग्राफिकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनफैक्ट शुरू हो चुका है। तो उसके एक्सटेंशन के रूप में शुरू किया गया है, क्योंकि विकासनगर में जो पहाड़ की जनता आती है तो उसको जो है हेल्थ फैसिलिटी मिल सके और यहाँ पे उनकी ओपीडी वगैरह हो सके, और उसके हिसाब से इसमें यहाँ पे हमने डायलिसिस की सुविधा भी दी है और एक डेंटल यूनिट भी लगाई है। और उसके बाद अगर उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम उनको जो है अपने बड़े वाले हॉस्पिटल में मूव कर सकते हैं, और यहीं अगर उनकी बीमारी का निराकरण हो जाए तो यहाँ से वापस जा सकते हैं। आगे भविष्य में क्या सोचा है? भविष्य में मैंने आपको बताया, धूलकोट में ग्राफिकरा का 1100 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है और उसमें ज़्यादातर सुविधाएं जैसे गैस्ट्रो वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है, और उसमें कैथ लैब शुरू होने वाली है अगले 1 महीने में, और करीब 9 महीने में कैंसर यूनिट शुरू होने वाली है। तो ऐसा अपने आप में एक संपूर्ण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके हम आ रहे हैं। और आपको पड़ता है धूलकोट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है,
तो इस सारे यहाँ के जितने लोग हैं उन सबको इसका जो है लाभ मिले। फिलहाल आपड़ू उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।